हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 31 यूनिट 10। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 31 यूनिट 10, शोध प्रारूप तथ्य संकलन की विधियाँ। ये हमारा अरिहंत पब्लिकेशन की लास्ट चैप्टर है, यानी यूनिट 10 का लास्ट चैप्टर। शोध प्रारूप तथ्य संकलन की विधियाँ, रिसर्च डिजाइन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। शोध प्रारूप के संबंध में तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों आदि की सहायता से प्राप्त सूचनाएं या तथ्य सामग्री ही अनुसंधान के लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। स्रोतों के अंतर्गत प्रलेख, सांख्यिकी, पत्र, रिपोर्ट, पांडुलिपि इत्यादि को सम्मिलित करते हैं तथा क्षेत्रीय स्रोतों के अंतर्गत उन जीवित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों के बारे में ज्ञान तथा उसमें हुए परिवर्तन की जानकारी रखता है। कार्ल पियर्सन का कथन है कि सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का कोई और विकल्प नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने आंकड़ों के इस स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया है। पी.वी. यंग के अनुसार सामान्यतः स्रोतों को प्रलेखनीय और क्षेत्रीय स्रोतों में विभाजित किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत, सोर्स ऑफ डाटा। जॉर्ज लुंडबर्ग ने आंकड़ों के संबंधित 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया है। पहला है ऐतिहासिक स्रोत। इसके अंतर्गत प्रलेख, शिलालेख, कागजात इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरा है इसके साथ ही खुदाई से तथा भूतत्वीय स्तर प्राप्त वस्तुओं को इसके शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय स्रोत, इसके अंतर्गत जीवित व्यक्तियों से प्राप्त विशिष्ट सूचना एवं क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण शामिल किया जाता है। प्रोफेसर बिंगले ने आंकड़ों में संबंधित 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी डाटा। प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीय स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स, ये आपके एडजेसेंट और रीजन्स में पूछे जाते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए हैं कथन और कारण में, तो इसे ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्रोत, इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित व्यक्ति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण आते हैं। कोई भी समस्या है उससे संबंधित व्यक्ति से वो सीधी बातचीत होती है। ये नहीं कि डाटा देखेंगे तब जाके हम उनसे बातचीत करेंगे, नहीं। द्वितीय स्रोत क्या है? इसके अंतर्गत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था तथा प्रकाशित प्रलेखों इत्यादि को शामिल किया जाता है। चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसके द्वारा जो प्रलेख छपे होते हैं या किसी स्रोत के द्वारा हम उस चीज़ को देख के करते हैं, वो क्या है होता है हमारा द्वितीय स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स। आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। उपरोक्त विवरण का अध्ययन करने से ये प्रतीत होता है कि तथ्य सामग्री के 2 प्रमुख स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक स्रोत में 2 स्रोत आते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में भी 2 आते हैं, अवलोकन और मौखिक छानबीन। मौखिक छानबीन में भी 2 स्रोत होते हैं, प्रश्न, अनुसूचियाँ और साक्षात्कार के साक्षात्कार के रूप में हम करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, इसमें 3 पॉइंट आते हैं, प्रश्नावली, मतपत्र, रेडियो। द्वितीय स्रोत होते हैं व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख में चाहे उनकी जीवनी हो, जीवन इतिहास, डायरिया हो, पत्र हो या संस्मरण हो। सार्वजनिक प्रलेख में प्रकाशित और अप्रकाशित 2 तरह के प्रलेख होते हैं। प्रतिवेदन प्रलेख, प्रकाशित में प्रतिवेदन प्रलेख और अन्य स्रोत। अप्रकाशित में सरकारी रिकॉर्ड, दुर्लभ हस्तक्षेप और शोध प्रतिवेदन। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत ये वे स्रोत होते हैं
जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में आने के लिए पहली बार सूचनाओं को संकलित करता है तो उसे ही प्राथमिक स्रोत कहते हैं। पी.वी. यंग ने लिखा है कि प्राथमिक स्रोत का तात्पर्य उन सभी मूल सूचनाओं एवं आंकड़ों से है जिन्हें स्वयं शोधकर्ता प्राथमिक स्रोत के द्वारा प्राप्त करता है। प्राथमिक स्रोत के बारे में P.H. मान ने लिखा है कि प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलित की गई तथ्य सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उनको एकत्रित किया है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के ये मौलिक स्वरूप हैं। इसी कारण प्राथमिक स्रोत को आधार सामग्री और क्षेत्रीय सामग्री या प्रथम स्तरीय सामग्री के नामों से भी जाना जाता है। प्राथमिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके जो जानकारी एकत्रित करते हैं प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। P.H. मान के शब्दों में सामाजिक अंतःक्रिया के शोधकर्ता के लिए देखना एवं सुनना दो प्रमुख कार्य है। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अवलोकन, दूसरा है साक्षात्कार या मौखिक छानबीन। सेकंड है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होने से अनुसंधानकर्ता के लिए असंभव हो जाता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान के क्षेत्र की सभी इकाइयों से आंकड़े एकत्रित कर सकें। कि अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, फैला हुआ है कि अनुसंधान जो करता होता है उनको डाटा जो है एकत्रित करने में बहुत समय लग जाता है, यानी वो संभव ही नहीं हो पाता कि इतना डाटा वह एक साथ एकत्र कर पाए। अतः ऐसी परिस्थिति में वह किसी ऐसे व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करता है जो उस विषय की जानकारी रखता हो। इस तरह से वह अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित करता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में मुख्यतः प्रश्नावलियां, रिकॉर्ड, साक्षात्कार, दूरभाष, पैनल, पद्धति इत्यादि शामिल होती है। द्वितीयक द्वितीयक आंकड़ों में प्रमुख रूप से निम्न स्रोत हैं। फर्स्ट है प्रकाशित स्रोत। भिन्न भिन्न विषयों पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं एवं अनुसंधानकर्ता भी महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्र करके समय समय पर प्रकाशित करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जनगणना रिपोर्ट, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट आदि सरकारी प्रशासन समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम, योजना आदि प्रकाशित होते रहते हैं। अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट तथा व्यक्तिगत शोधकर्ता के प्रकाशन होते हैं। अप्रकाशित स्रोत अनेक गैर सरकारी संस्थाओं, शोध संस्थाओं, अर्ध सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि में योग्य व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत से आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं तो इन्हें ही द्वितीयक आंकड़े के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। शोधकर्ता अपने शोध आंकड़ों को आधार मानता है। वास्तविक रूप में बिना आंकड़ों के सामाजिक शोध अपंग प्राणी की भांति होता है। शोधकर्ता का लक्ष्य ऐसी तथ्य सामग्री का संकलन करना होता है जो उसकी उपकल्पनाओं का समर्थन करती है। वास्तविक रूप से सामाजिक शोध में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर हम जो भी सामग्री उपलब्ध करते हैं वह आंकड़ा कहलाती है। आंकड़ा शब्द का तात्पर्य प्रत्युत्तरों के अभिलेखन से है। आंकड़े या तथ्य से तात्पर्य सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में तथ्यों के नवीन अभिलेख तैयार करते समय अथवा पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एकत्रित की गई सामग्री को कहा जाता है। आंकड़े संकलन हेतु आवश्यक तत्व। आंकड़ों
के संग्रह के संबंध में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आंकड़ों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है, आंकड़े अर्थपूर्ण एवं उपयुक्त होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आंकड़ों को उचित एवं संक्षिप्त होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, आंकड़ा संग्रह की योजना को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, आंकड़ा संग्रह की योजना लचीली होनी चाहिए और इसके अंतर्गत आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिस्थितियों में समुचित परिवर्तन का स्थान होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, इसमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वस्तु स्थिति तथा परिमापित स्थिति के बीच अंतर कम से कम हो। 7 पॉइंट है, कर्मचारियों एवं समय संबंधित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण करना चाहिए। 8 पॉइंट है, योजना जटिल, महत्वाकांक्षी, ज़्यादा विस्तारित न होकर सूक्ष्म, सरल एवं प्रायोगिक होनी चाहिए। 9 पॉइंट है, परिणामों की संभावित आशा पहले कर लेनी चाहिए और आंकड़ा संग्रह योजना का निर्माण इसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट है, आंकड़ा संग्रह की कार्यरीति का पहले परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि त्रुटियों की समस्याओं का पता चल सके। 11 पॉइंट है, प्रयासों की पुनरावृत्ति तथा अनावश्यक बर्बादी को जितना भी संभव हो नियंत्रण करना चाहिए। 12 पॉइंट है, सूचना एकत्रित करने का समय उत्तरदाताओं के लिए सरल होना चाहिए। 13 पॉइंट है, यदि उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना की प्रकृति ऐसी है कि इससे किसी भी स्तर पर किसी प्रकार से क्षति पहुंच सकती हो तो अनामकता के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनामकता की सबसे बड़ी कमी ये है कि बाद में अगर अध्ययन की आवश्यकता पड़ी तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। किसमें? अनामकता में। आंकड़ों के स्वरूप तथा प्रकार, किसी भी शोध के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आंकड़ों के कितने स्वरूप अथवा प्रकार है। शोध कार्य द्वारा आंकड़ों के प्रकार को दो आधारों पर जाना जा सकता है। प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गणनात्मक आंकड़े, वह आंकड़ा जिसमें तथ्य की प्रकृति संख्या होती है एवं गणना के योग्य हो, जैसे 1, 2, 1000, 3585 इत्यादि गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा है गुणात्मक आंकड़े, वह आंकड़ा जो विश्लेषणात्मक पक्ष से संबंधित हो गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। मौलिकता के आधार पर, किसका? मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर आंकड़ों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक आंकड़े, ये वे आंकड़े हैं जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं से संग्रह करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय के हाई स्कूल पास उन विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाहता है जो हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किए गए हैं, व्यक्ति उनके परिवार की आय, जेब खर्च, शिक्षा इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। इन्हीं आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिनका संकलन पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयास करता है। M. ब्लेयर के अनुसार द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए हैं। वेसल के अनुसार जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे
जो आंकड़े रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित करता है वह किसी अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़ा होता है। प्राथमिक आंकड़ों तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। फर्स्ट है मौलिकता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं लेकिन द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। प्राथमिक आंकड़े मूल रूप से प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से विद्यमान होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य की अनुकूलता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े एवं अनुसंधान के उद्देश्य से अनुकूल होते हैं और उन्हें बिना किसी संशोधन के काम में लाया जा सकता है, परंतु द्वितीयक आंकड़े किसी दूसरे उद्देश्य से एकत्रित होने के कारण ये वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं, अतः इन्हें काम में लाने के लिए पहले आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट है संकलन लागत में अंतर। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक समय, धन एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है, परंतु द्वितीयक आंकड़े केवल प्रकाशित एवं गैर प्रकाशित साधनों से संकलित करने पड़ते हैं, इसलिए इसमें लागत, परिश्रम एवं समय आदि की बचत होती है। तथ्यों के संकलन में पुस्तकालय की भूमिका। पुस्तकालय वह स्थान है जहां विविध प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शोध तथ्यों के संकलन का अच्छा माध्यम होता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के स्रोत एकत्रित हो सकते हैं। जैसे किसी देश के सांस्कृतिक आंदोलन को जानने का स्रोत पुस्तकालय है। पुस्तकालय प्राथमिक स्रोत प्राप्ति का अच्छा माध्यम है। शोधकर्ता पुस्तकालय में संग्रहित तथ्यों के अध्ययन द्वारा उचित निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। प्रश्नावली क्वेश्चनियर। प्रश्नावली व्यवहारपरक शोधों में आंकड़े संग्रह करने तथा शोध समस्याओं का अध्ययन करने का काफ़ी लोकप्रिय साधन है। प्रश्नावली तैयार करना एक विशिष्ट कला है एवं उत्तम प्रश्नावली तैयार करने के लिए उच्च कोटि की योग्यता, दक्षता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली एक ऐसी माला होती है जिसमें शोध की समस्या से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं। उनको पढ़कर प्रत्याशी उनका उत्तर देते हैं और इसके बाद उसे शोधकर्ता को लौटा देते हैं। प्राय प्रश्नों को एक पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है जिसे प्रश्नावली कहते हैं। दूसरे शब्दों में सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के लिए रिक्त स्थान नहीं होता बल्कि उत्तर के लिए एक अलग कागज दिया जाता है, प्रश्नावली कही जाती है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा प्रत्याशी स्वयं भरते हैं। पॉप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनाकर्ता को बिना अनुसंधानकर्ता एवं प्रगणक को देना होता है। प्रश्नावली के उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली में धन, समय एवं परिश्रम की बचत होती है। सेकंड पॉइंट है इसका प्रमुख उद्देश्य विस्तृत क्षेत्र से यथार्थ एवं स्वाभाविक सूचनाओं का संकलित करना है। थर्ड पॉइंट है इसमें गोपनीयता की रक्षा करते हुए सूचनाएं प्राप्त की जाती है जो अन्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रश्नावली के प्रकार। कई समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से प्रश्नावली को अनेक प्रकारों में बांटा है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। फर्स्ट है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में बंद एवं खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावली की विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक सर्वेक्षण में किया जाता है। सेकंड पॉइंट है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे संबंधित उत्तर जितने भी होते हैं लिखे जाते हैं
सूचना प्रदाता अपने उत्तर इसी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से देता है। बंद प्रश्नावली को सीमित तथा प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में केवल प्रश्न होते हैं और उत्तर के लिए रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। उत्तर देने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह कोई भी उत्तर दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है चित्रमय प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के उत्तर चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जिस चित्र को उत्तरदाता ठीक उत्तर समझता है उसके आगे निशान लगा देता है। प्रोफेसर लुंडबर्ग ने सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली के निम्न 2 श्रेणी बताई है। कौन सी है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे व्यक्ति के विवाह, जाति, आयु, ऋणग्रस्तता तथा शिक्षा, व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का संकलन आदि। सेकंड है मत अथवा मनोवृत्ति प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तियों के घटना या अन्य वस्तु से संबंधित मतों को जानने के लिए किया जाता है, तो इससे मत अथवा मनोवृत्ति प्रश्नावली कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाजार सर्वेक्षण, रेडियो एवं टेलीविज़न, जनमत संग्रह आदि के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए ऐसी प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रश्नावली के विषय पर प्रोफेसर पी.वी. यंग ने 2 तरह की प्रश्नावली का उल्लेख किया है। कौन सा? संचरित प्रश्नावली। संचित प्रश्नावली। जब अनुसंधान करने के पहले ही प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण हो जाता है तो उसे संचित प्रश्नावली कहते हैं। इसमें सबके लिए प्रश्न एक समान होते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके द्वारा अपर्याप्त उत्तरों का स्पष्टीकरण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है असंचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं होता, बल्कि उन विषयों एवं बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में सूचना एकत्रित की जाती है। वास्तव में इसमें प्रश्न लिखे ही नहीं होते, केवल कुछ संकेत ही होते हैं। प्रश्नावली के निर्माण की प्रविधि। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास डाक द्वारा प्रश्नावली भेजता है और सूचनादाता प्रश्नों के उत्तर लिखकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता एक दूसरे के सम्मुख नहीं आते। इसी कारण से उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है जो उत्तरदाता के द्वारा अस्पष्ट उत्तर देने के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अनुसंधानकर्ता ऐसी विधियों का इस्तेमाल करे जिसमें प्रश्नावली अच्छी बन सके और उसके उत्तरदाता सही रूप से दे सकें। प्रश्नावली के निर्माण की आवश्यक बातें। एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी है? फर्स्ट है सर्वप्रथम ये देखना कि प्रश्नावली ठीक पते पर भेजी जा रही है या नहीं। सेकंड पॉइंट है प्रश्नावली को भेजते समय एक सहभागी पत्र भी सूचनादाता के पास भेजा जाए जिससे कार्य के उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो। थर्ड पॉइंट है शीघ्र उत्तर पाने के लिए सूचनादाता के पास प्रश्नावली के साथ टिकट सहित जवाबी लिफाफा भी भेज देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए जिससे सूचनादाता बिना किसी कठिनाई के समझ सकें। फिफ्थ पॉइंट है अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह विषय का गहन अध्ययन कर ले। यदि प्रश्नावली का उत्तर अनुसंधानकर्ता को समझ में न आए तो अनुगामी पत्र भेजकर उत्तरदाता से शीघ्र स्पष्ट उत्तर भेजने की सिफारिश करें। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिसके उत्तर हाँ या ना में दिए जा सके। ऐसे प्रश्नों की सांख्यिकीय विवेचना की जा सकती है। प्रश्नावली में प्रश्नों को चुनकर सीमित मात्रा में छपवाना चाहिए और छपाई अच्छे ढंग से करवानी चाहिए जिससे सूचनादाता का उत्तर देने में प्रेरणा मिले।
अनुसंधान में प्रश्नावली का महत्व, लाभ या गुण। प्रश्नावली व्यापक सर्वेक्षण में आंकड़ों को संकलन करने की एक उपयोगी विधि है। इससे दूर दूर तक फैले अनुसंधान क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट है पुनरावृत्ति संभव। सामाजिक अनुसंधान में कई बार ऐसा होता है कि सूचनादाताओं से एक से अधिक बार सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नावली सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि इसके द्वारा पुनरावृत्ति संभव है। सेकंड पॉइंट है समय की बचत। आंकड़े संकलन करने की प्रश्नावली शीघ्रतम विधि है, क्योंकि इससे दूर दूर फैले अनुसंधान क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संबंध न रहने के कारण समय की बचत होती है। थर्ड पॉइंट है कम खर्चीली। प्रश्नावली अन्य विधियों की अपेक्षा आंकड़े एकत्रित करने की सबसे कम खर्चीली विधि है, क्योंकि इसका व्यय केवल प्रश्नों की छपाई, डाक टिकटों तक ही सीमित रहता है। फोर्थ पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। अनुसंधानकर्ता इसमें घर बैठे ही दूर दराज तक रहने वाले सूचनादाताओं से सूचना को एकत्र करने में सफल रहता है। फिफ्थ पॉइंट है सूचनाओं का शीघ्र प्राप्ति। आंकड़ों को शीघ्र प्राप्त करने में प्रश्नावली बहुत ही सहायक है। अन्य विधियों की अपेक्षा इसमें आंकड़े शीघ्र एकत्रित हो जाते हैं। प्रश्नावली की प्रमुख विशेषता या गुण। प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फर्स्ट है प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक से भेजता है। दूसरी पॉइंट है इसमें जिन प्रश्नों को सम्मिलित करके प्रयोग किया जाता है उन्हें टाइप अथवा साइक्लोस्टाइल या प्रकाशित कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रश्नावली को भरते समय अनुसंधानकर्ता एवं प्रगणक द्वारा सूचनादाता को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रश्नावली में टिप्पणियां देना आवश्यक है ताकि सूचकों को उसके प्रश्नों एवं उससे संबंधित अवधारणाओं को समझने में सहायता मिल सके। सिक्स पॉइंट है प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण खोज के विषय के उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रश्नावली के दोष। यद्यपि प्रश्नावली शीघ्र सूचनाएं संकलन करने एवं विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन करने में एक उपयोगी प्रविधि है, परंतु अन्य प्रविधियों की तरह पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं है। प्रश्नावली में पाए जाने वाले दोष निम्नलिखित है। फर्स्ट है सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। प्रश्नावली में सूचनादाता ही प्रश्नों को पढ़ता है और उसके उत्तर लिखता है। ऐसे में सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना वास्तव में एक असंभव कार्य है जिसे सभी सूचनादाता एक ही अर्थ में समझ सके। सेकंड पॉइंट है केवल शिक्षितों का अध्ययन संभव। प्रश्नावली का प्रमुख दोष यह है कि इसका उपयोग सभी प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रश्नावली में सूचनादाता को ही भरने पड़ते हैं, अतः इसका प्रयोग केवल शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अनुसंधान की सहायता का अभाव। चूँकि प्रश्नावली में सूचनादाता एवं अनुसंधानकर्ता में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसीलिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की किसी प्रकार की मदद नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है अस्पष्ट लेख। चूँकि प्रश्नावली के उत्तर सूचनादाता द्वारा भरे जाते हैं, इसलिए उन्हें जो बातें समझ में नहीं आती उसे वह जल्दी से जल्दी अस्पष्ट शब्दों में लिख देता है, अतः अनेक प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आता। फिफ्थ पॉइंट है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में अनुप्रयुक्त। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें सीमित प्रश्नों को ही सम्मिलित करते हैं। 6 पॉइंट है अपूर्ण सूचना। प्रश्नावली में सूचनादाता तथा अनुसंधानकर्ता का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए सूचनादाता प्रश्नों के उत्तर में कोई दिलचस्पी नहीं लेता,
अथवा प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।